हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पाठ 9 है विद्युत तथा परिपथ। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। लिखा है, हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं? उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में लिखिए। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है। जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश उत्पन्न करती है। तो अब पढ़ेंगे विद्युत सेल के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। ये होती है सेल। इस चित्र में आप देख सकते हैं। इसका ऊपरी सिरा धनात्मक सिरा है और निचला सिरा जो है वो ऋणात्मक सिरा है। इसके ऊपर ये टोपी जैसी लगी होती है ऊपर की तरफ और नीचे एक डिस्क लगी होती है धातु की। आगे लिखा है, सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं। जिनमें से एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है? अब यहाँ चेतावनी लिखी हुई है तो इसको देख लेते हैं। आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। यह चेतावनी चिन्ह छपा होता है। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से ना किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुवाह जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। एक टॉर्च लीजिए। क्रियाकलाप 1 पढ़ेंगे। एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में।
प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। फिलामेंट भी कहते हैं, इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं और हिंदी में तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को न छुए। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं? अब जानते हैं विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब और इनमें दो दो टर्मिनल होते हैं, इसके बारे में भी क्रियाकलाप 2 में पढ़ेंगे। लिखा है, आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते गए? विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों धातु सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। 2 तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 को बल्ब से जोड़ दीजिए, इस प्रकार जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आगे लिखा है, बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। आगे लिखा है, अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 विभिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। प्रत्येक अवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं। प्रत्येक अवस्था के लिए हाँ या नहीं लिखिए। इन प्रकार से जोड़ना है जिस प्रकार इसमें चित्र में दिखाया गया है, और किस किस अवस्था में बल्ब जलेगा ये बताना है कि कौन सी अवस्था में बल्ब जला था और कौन सी में नहीं। आगे लिखा है, अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता है। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अंदर बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अंदर पेंसिल की नोक को लाएंगे। इस कार्य को की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है? विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ के बारे में जान लेते हैं। विद्युत परिपथ, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ध्यान दीजिए, चित्र ए तथा चित्र एफ की व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनल से जोड़े गए। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत परिपथ जो है विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। तो इसे ही विद्युत परिपथ कहते हैं। तो और बल्ब तभी जलेगा जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। आगे लिखा है, किसी विद्युत परिपथ में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त
नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। फ्यूज बल्ब को ध्यान पूर्वक देखिए, इसका तंतु अक्षुण्ण है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता। आगे लिखा है, क्या अब आप बता सकते हैं कि चित्र BCDE में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता? अब जानते हैं विद्युत स्विच के बारे में। तो लिखा है, घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम उपयोग करने के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। तो यहाँ पर स्विच कैसे बनाया जाता है ये बताया गया है। तो अब पढ़ लेते हैं विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। मान लीजिए परपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं इस व्यवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त परपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको चित्र ए के अनुसार 2 स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या नहीं, जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्युमिनियम की बत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्र कीजिए। चालक परिचित्र के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करें। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श ना करें। क्या हर बार बल्ब जलता है? आप क्या पाते हैं? परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ के प्रवाह को होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। यानी जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। आगे लिखा है, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपरी भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है। तो विद्युत चालक के उदाहरण भी जान लीजिए कौन कौन से हैं। विद्युत चालक के उदाहरण हैं कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, निकल। ये सभी विद्युत चालक के उदाहरण हैं। विद्युत रोधक के उदाहरण कौन कौन से हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता? कांच है, लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़। तो ये विद्युत के रोधक हैं, इनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। इसलिए जो भाग स्पर्श करने वाला होता है, प्लग है जो जिससे हाथ स्पर्श होता है, तो उसमें विद्युत धारा का ना प्रवाह हो, इसलिए ये विद्युत रोधक पदार्थों के बनाए जाते हैं जैसे रबड़ और प्लास्टिक। चेतावनी में क्या लिखा है? आपका शरीर विद्युत
का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय। तो आज का ये लेसन जो है यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेसन में विद्युत सेल, विद्युत परिपथ, विद्युत चालक, विद्युत रोधक पदार्थों के बारे में जाना है। तो आज का ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।